हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कोरिंग साइंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिफिशियल रीजनरेशन के बारे में। तो इससे पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने रीजनरेशन क्या है इसे समझाया था और नेचुरल रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है सिल्वीकल्चर के नाम से, तो आप जाके उसमें से नेचुरल रीजनरेशन और वहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है नेचुरल रीजनरेशन और रीजनरेशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल रीजनरेशन को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आर्टिफिशियल रीजनरेशन की डेफिनेशन क्या है। तो आर्टिफिशियल रीजनरेशन इज द रिन्यूअल ऑफ अ फॉरेस्ट क्रॉप बाय सोइंग, प्लांटिंग और अदर आर्टिफिशियल मीन्स। ठीक है, तो रीजनरेशन मतलब तो आपको समझ में आ गया है, रिप्रोड्यूस करना, फिर से जनरेट करना, है ना। पर आर्टिफिशियल रीजनरेशन क्या होता है? एक तो होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो खुद ही रीजनरेट बाय नेचर रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, बट जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन है इसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट क्रॉप को या तो सोइंग करके या फिर प्लांटिंग करके लगाया जाता है। जैसे या फिर आपको सोइंग मीन्स तो हो गया आपका, या तो बो लिया आपने या फिर प्लांट किया है, यानी कि जिसके सीड्स नहीं लगते, जिसके प्लांट्स लगाए जाते हैं तो उनकी प्लांटिंग की जा सकती है। तो देखिए, the word plantation is synonymous or to artificially regenerated crop and is defined as a forest crop raised artificially either by sowing or planting। तो देखिए sowing का यहाँ पे एक डायग्राम बन गया। sowing यानी कि उसके सीड्स के थ्रू प्लांट्स को ग्रो करवाना या क्रॉप्स को ग्रो करवाना, और प्लांटिंग तो आप समझते ही हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके वेजिटेटिव पार्ट्स या फिर आप रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कह सकते हैं। यानी कि देखिए ना, कहीं पे कोई ऐसा प्लांट होता है जिसकी आपको दिख जाती है कि लीव्स ही लगा दो, आप लीव्स ही प्लांट कर दो, तो उससे क्या हो जाता है, वो प्लांट क्या हो जाता है, लग जाता है और धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। आई बात समझ में? या फिर आप कोई प्लांट ऐसे होते हैं कि जिसकी आपको प्रॉपर रूट्स लगानी पड़ती है, तो रूट होगी तभी आपका प्लांट, अगर आप फिर उसको क्या करोगे, रूट्स बाय रूट आप उसको लगाते हो कहीं पे और वो वहाँ पे ग्रो कर जाता है। ठीक है, और ऐसे एरिया में जहाँ पे क्या है, कोई भी मतलब कि वेजिटेशन कम है वहाँ पे लगाना है, या फिर पहले वहाँ पे प्लांट्स थे पर बाद में वो नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई भी ऐसे रीजंस की वजह से क्या हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, तो वहाँ पे प्लांटिंग करनी है। तो ये दो आर्टिफिशियल मीन्स हैं जिसके थ्रू क्या होता है, रीजनरेट करवाया जाता है फॉरेस्ट क्रॉप को। ठीक है, अच्छा ये देखिए इसमें लिखा है आर्टिफिशियल रीजनरेशन इंक्लूड्स रीफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन में भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक स्पेशल वीडियो बनवाई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपका रीफॉरेस्टेशन के अंदर का जितना डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा, एफॉरेस्टेशन का भी सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ रीफॉरेस्टेशन क्या होता है। सपोज एक जंगल कोई था या फिर आपका कोई भी लैंड आप समझ सकते हो, तो वहाँ पे कुछ टाइम पहले तक का प्लांट्स थे, ट्रीज थे काफ़ी, और काफ़ी वेजिटेशन थी, बट ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल क्लैमिटीज, तो क्या हो गया, आपदा वगैरह या कुछ भी आने से या फॉरेस्ट फायर लगने से क्या हो गए, वो सारे पेड़ नष्ट हो गए। ठीक है, अब क्या हो गया, ये एरिया जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, तो ऐसी जगह में हमें क्या करना है, फिर से प्लांटिंग करनी है, एक स्टार्ट से स्टार्ट करना है, यानी कि प्लांट लगा के ही आगे को ग्रो करना है, यानी कि पीछे पानी देना है और ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रीफॉरेस्टेशन। री मतलब फिर से फॉरेस्ट उगाना, जैसा पहले फॉरेस्ट था वैसा ही बनाना। और एफॉरेस्टेशन होता है कि कोई ऐसा एरिया जो काफ़ी लंबे टाइम से क्या है, बैरल है, वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, बहुत लंबे टाइम से वहाँ पे कोई प्लांटिंग नहीं हुई है, और या इससे पहले कभी थी भी या नहीं भी इस बारे में भी कोई पता नहीं, यानी कि एक बंजर ज़मीन है काफ़ी लंबे टाइम से जहाँ पे कोई प्लांटेशन नहीं, कोई वेजिटेशन नहीं हो रही। तो उस लैंड को हमें क्या करना है, उसको प्लांटेशन एरिया बनाना है, प्लांट कर रहे हैं उसमें अलग अलग टाइप से, और बाय आर्टिफिशियल मीन्स से। आर्टिफिशियल मीन्स के अंदर पता है, या तो आप सोइंग कर सकते हो या फिर आप क्या लगा सकते हो, सीडलिंग लगा सकते हो, लाइक प्लांटिंग लगा सकते हो। आई बात समझ में? अच्छा देखिए, तो जो ये प्लांटेशन है ना, प्लांटेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांटेशन हम जब पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें ये प्लांटेशन या फिर आर्टिफिशियल रीजनरेशन है ना, तो ये आप मान के चलो एक ही चीज़ है।
तो देखिए ये आर्टिफिशियल रीजनरेशन करने के क्या क्या मोटो हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो देखिए व्हेन फॉरेस्ट वेर प्लेंटी बायोटिक प्रेशर वाज लेस मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट रीजनरेटेड नेचुरली बट ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी व्हेन मोर एंड मोर फॉरेस्ट वेर एक्सप्लॉइटेड फॉर मीटिंग द टिम्बर रिक्वायरमेंट फॉर रेलवे स्लीपर्स वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, तो इसमें टोटली क्या लिखा हुआ है मैं बताती हूँ आपको। जब क्या थे, फॉरेस्ट बहुत कम थे, यानी कि मतलब कि फॉरेस्ट थे बट वहाँ पे क्या है, ट्रीज वगैरह काफ़ी कम थे, या फिर काफ़ी फॉरेस्ट ऐसे थे जो खुद से रीजनरेट हुए थे यहाँ, यानी कि कभी उस वहाँ पे प्लांटिंग नहीं की गई या जो भी थे, ठीक है, बाय नेचर थे। तो फिर क्या हुआ, 18th और 19th सेंचुरी में जब क्या होने लगे, वही फॉरेस्ट को कटने लगे। वो फॉरेस्ट किस लिए कटने लगे, कभी वो इंडस्ट्रियल एरिया बनाने या इंडस्ट्री वगैरह बनाने के लिए, या फिर शहरीकरण जब होता है तो उसके लिए भी क्या हो रहा है, बीच में जो पेड़ आए या बीच में जो जंगल आए तो वो भी कट हो गए। तीसरी बात, जो हमारी सड़क है, रोड लाइन, ये रोड बनने के चक्कर में कितने पेड़ वैसे काटने पड़े, ठीक है। और तीसरी बात, अच्छा ये रेलवे के लिए हो गया, रेलवे की लाइन बिछाने के लिए इतने सारे ये सब चीज़ें होंगी। या फिर हम कह सकते हैं कि या हमारी जो रिक्वायरमेंट के लिए हमने अंधाधुंध पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया। आई बात समझ में? ये लिखा भी है ब्रिटिश ने भी, नेचुरल रीजनरेशन कुड नॉट कीप पेस विथ एक्सप्लॉइटेशन। तो इससे क्या हुआ कि नेचुरल रीजनरेशन जो था आपका हमारा वहाँ उस फॉरेस्ट में जो हुआ था नेचुरल रीजनरेशन, तो वो सब तो बाय नेचर तो फिर रीजनरेट हो नहीं पाता था, तो हमने खुद ही काटे हैं तो फिर लगाने भी तो पड़ेंगे, बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो मोर रिसेंटली मैनी एरियाज बिकेम डिग्रेडेड एंड सम एरियाज वेर डिफॉरेस्टेड ड्यू टू द, और उस टाइम पे बहुत सारे एरियाज जो थे वो क्या हुए, मतलब धीरे 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 क्या होने लगे, डिग्रेड होने लगे, मतलब कि वहाँ पे फॉरेस्ट वेजिटेशन गायब होने लगी, लाइक मतलब काटने हमने इतना एक्सप्लॉइटेशन कर दिया, किस लिए, ट्रांसफर फॉर एग्रीकल्चर, हमने अपनी खेत बनाने के लिए क्या करने लगे, पेड़ काटे, इंटेंसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टिम्बर विदाउट कंज्यूमेटिंग एफर्ट्स ऑफ रीजनरेशन, बिना प्लांट लगाने, जैसे कि ऐसा होना चाहिए ना कि अगर हम एक प्लांट को काट रहे हैं तो उसके जगह में हमें उसके बदले में बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, कहीं दूसरी जगह में जहाँ आप लगा सकते हो, या 10-12 प्लांट आप लगा दो या 5-6 प्लांट आप लगा दो, है ना। तो इस टाइप के एफर्ट्स तो उस टाइम पे नहीं किए गए, तो जिससे क्या हुआ कि बैलेंस तो नहीं रह रहा है, सिर्फ जो टिम्बर है, हमारी जो सोर्सेस हैं, रिसोर्स हैं, हम उसको लेते जा रहे हैं वहाँ से। फिर है कंटिन्यूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑन शॉर्टर साइकिल, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि एक साइकिल टाइप की चलती है, उसमें क्या होता है कि सपोज दैट यहाँ पे कोई एरिया है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि कोई खेती कर ली हमने, ठीक है, तो खेती कर ली, उसके बाद बीज बोए और मतलब फसल हुई और वगैरह वगैरह, तो फसल काट ली। अब फसल काटने के बाद क्या कर दी, यहाँ पे आग डाल दी, ठीक है, इस एरिया में आग लगा दी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर में जो खेती हो रही है, वो नेक्स्ट ईयर में खेती कहाँ पे की, दूसरे जगह में जाके करने लगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस हुई, उसके बाद फिर तीसरे एरिया में गई, वहाँ पे ये सब चीज़ें की। उसके बाद वापस से आफ्टर 3 years फिर यहाँ पे आए और यहाँ पे फिर से खेती की। तो ये सब चीज़ों की वजह से भी फॉरेस्ट क्या हुआ, काफ़ी डिग्रेडेड होने लगा, डिस्टर्ब हुआ। और अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड माइनिंग एक्सपेंशन, तो क्या होता है कि जो खदान होती हैं उनकी वजह से खोदते खोदते जो खाने होती हैं, वो इस चीज़ से भी क्या हुआ, फॉरेस्ट को काफ़ी नुकसान हुआ। और अर्बन जो शहरीकरण हुआ और जो इंडस्ट्रीज बन रही थी तो उस टाइम पे उसकी वजह से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा। ओवर ग्रेजिंग एंड लॉपिंग तो होती ही थी। ओवर ग्रेजिंग मतलब होता है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन मीन्स कि एक तो ग्रेजिंग होती है यानी कि लिमिटेड चरना जो है, ठीक है, हमने कोई एक एरिया है वहाँ पे लगा दिया चरने के लिए अपने कैटल्स को। बट एक कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या है, कैटल्स भी कम हैं बट हमारे सोर्सेस भी कम हैं, तो क्या करेंगे वो, कुछ जो भी उनको मिलेगा छोटा छोटा भी तो उसको भी क्या करते रहेंगे वो लोग, क्या कहते हैं, खाते रहेंगे। और दूसरी बात, हर रोज वो वहीं पे हैं तो क्या वो ग्रो कर पाएंगे, फिर जो प्लांट्स वो खा रहे हैं तो क्या वो उग पाएंगे, नहीं, क्योंकि वो उगने से पहले ही उनको ग्रेज कर जा रहे हैं, है ना। और लॉपिंग कर देते हैं काफ़ी बार, पेड़ टहनियाँ ये वो सब कट हो जाते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि जो हमारा फॉरेस्ट है वो डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि किस किस चीज़ों से हमारे फॉरेस्ट को इफ़ेक्ट पड़ रहा है और हमें क्यों आर्टिफिशियल रीजनरेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्यों क्यों रिफॉरेस्टेशन की ज़रूरत पड़ रही है। ये तो कुछ कॉजेज़ इसके थे। आई बात समझ में? अब देखिए
सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर टेकिंग अप प्लांटेशन आर एज फॉलोज। अब इसके लिए क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसके लिए हमें प्लांटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो देख, सप्लीमेंटिंग नेचुरल रीजनरेशन मीन्स क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे, और बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ पे नेचुरल रीजनरेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाता है ना। और कुछ ना कुछ ऐसे नेचुरल रीजनरेशन में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे कि आपका मान के चलो एक मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो साल का एक फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि ये सब चीज़ें मतलब नहीं हो पाती, नेचुरली रीजनरेट नहीं हो पाते फॉरेस्ट। तो इसीलिए क्या करना होता है, पूरे एरिया में नहीं हो पाते, तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल तरीके से उस वहाँ पे प्लांटिंग की जाती है और आर्टिफिशियल तरीके से उनको रेज किया जाता है, ताकि क्या हो सके, प्लांटिंग और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज भी हम वहाँ पे लगा के आराम से क्या कर सकें, एरिया को रीजनरेट कर सकें। आई समझ में बात। फिर नेक्स्ट है रीप्लेसिंग नेचुरल रीजनरेशन। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि समटाइम नेचुरल रीजनरेशन जो होता है वो तो आपका बाय नेचर हो रहा है, तो काफ़ी स्लो प्रोसेस रहती है, ठीक है। और तो इससे क्या करते हैं कि इसीलिए हम कहते हैं कि नेचुरल रीजनरेशन को छोड़ के रिप्लेस करके हम लोग क्यों ना आर्टिफिशियल करवा लें। आर्टिफिशियल में ये होता है कि चलो आर्टिफिशियल में हम लोग प्लांट किया है, तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, हमने प्लांटिंग की है तो हम उसकी क्या करें, देखभाल करें, पानी डालें और उसको क्या दें, न्यूट्रिएंट्स दें, और ऐसी स्पीसीज वहाँ पे लगाएं कि जो वहाँ पे अच्छी खासी आराम से ग्रो कर सकती है, और टाइम टाइम पे हम उसकी वीडिंग करते रहें। वीडिंग में अब क्या होता है कि जैसे हमने एक प्लांट लगाया जो हमारी मेन स्पीसीज है, मेन डिजायरेबल स्पीसीज है, सपोज हमने टीक का लगाया है यहाँ पे ट्री, तो टीक के ट्री के साथ साथ आसपास ना उसको आसपास बहुत सारी और चीज़ों को भी ऐसे मॉइस्चर मिल जाता है, तो मॉइस्चर लेके और भी बहुत कुछ चीज़ें होने लगती हैं, ग्रो करने लगती हैं, है ना। तो टाइम टाइम पर उनकी वीडिंग करनी है, यानी कि उनको हटाना है, ये जो अनवांटेड प्लांटेशन है या प्लांट्स हैं उनको हटाना है, ठीक है। और टाइम टाइम पे कटिंग करनी है जिससे कि जो ग्रोथ है उसकी वो बढ़ते रहे। आई बात समझ में। और तो इसीलिए क्या करना है कि इसको रिप्लेस करना है टू रीस्टॉक एंड रेविगेटेड डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि 75 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट रिकॉर्ड है हमारी कंट्री में, उसमें से जो अच्छी डेंसिटी जहाँ पे जिन फॉरेस्ट की है वो सिर्फ कितने हैं, 36 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। टोटल कितने हैं, सॉरी, टोटल है आपके 75 मिलियन हैं अप्रॉक्स, ठीक है। तो उसमें से 36 मिलियन फॉरेस्ट ही ऐसे हैं जहाँ पे अच्छी खासी डेंसिटी है, ठीक है। तो बाकी के कहाँ गए, तो बाकी के उसमें क्या हो रहा है कि अच्छी खासी डेंसिटी नहीं है, क्योंकि डिग्रेडेड होते जा रहे हैं। तो डिग्रेडेड होने का भी आपको पता है कि क्या चीज़ें इसके पीछे हो सकती हैं। ये सब चीज़ें हो सकती हैं शायद कि कभी कभी ऐसा होता है कि सीड्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं कि ग्रो करने के लिए उस एरिया में नेचुरली, ठीक है। और या फिर क्या नहीं मिलता है, रूट स्टॉक नहीं मिल पाता है, सफिशियंट रूट स्टॉक नहीं मिल पाया वहाँ पे ट्रीज़ को, और ऊपर से बायोटिक प्रेशर जो होता है वो हैवी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये काफ़ी इफेक्ट करती हैं फॉरेस्ट को। तो इसीलिए भी हमारी ये कोशिश होती है, सिल्वीकल्चर की ऐसी कोशिश होती है कि क्यों ना आर्टिफिशियल को अडॉप्ट, पूरी तरीके से अडॉप्ट किया जाए। आई बात समझ में। नेक्स्ट है टू चेंज द क्रॉप कंपोजिशन एंड टू इंट्रोड्यूस फास्ट ग्रोइंग एंड एक्सोटिक स्पीसीज। तो हमको क्रॉप कंपोजिशन को चेंज भी करना होता है, आर्टिफिशियल रीजनरेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ऐसे प्लांटेशन करने होते हैं कि जो जो क्या हो, ग्रो भी बहुत जल्दी करें, और एक्सोटिक स्पीसीज हो। एक्सोटिक स्पीसीज मीन्स कि कोई बाहर से आई हुई स्पीसीज हो या कोई नई स्पीसीज हो बाहर से जो आती हैं, जो कि उस एरिया में नहीं है, फिर भी वो एरिया उस एरिया से नहीं है, फिर भी वो वहाँ पे उस एरिया में ग्रो कर सकती हैं, अच्छी स्पीसीज, ठीक है, जो कि अच्छा आउटकम दे सकती हैं। नेक्स्ट है टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड टू मीट द डिमांड। इसलिए भी हमें आर्टिफिशियल कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ की जो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो हम वहाँ से ले सकें। मैक्सिमम प्रोडक्शन का मतलब अब ये नहीं होता कि हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट करें, मतलब कि हमें उसी लिमिट में प्रोडक्ट लेने हैं वहाँ से कि किससे क्या हो, फॉरेस्ट भी बचा रहे और हमें उस हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो डिमांड है वो भी पूरी हो सके। आई बात समझ में। नेक्स्ट है टू यूटिलाइज द रिक्लेम वेस्ट लैंड। जो वेस्ट लैंड है, वेस्ट मतलब कि जहाँ पे कोई मतलब लाइक श्रब्स पड़ी हैं, हर्ब्स पड़ी हैं, बट कोई ट्रीज नहीं है जिससे हमें अच्छा सा आउटकम मिल सके, तो वहाँ पे भी हमें उसे भी यूटिलाइज करना है, उसको भी हमें फर्टाइल बनाना है और वहाँ पे भी प्लांटेशन करना है।
टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव इकोनॉमी। इकोनॉमी इम्प्रूव करने के लिए तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बनेगा। जैसे देखिए कोई एरिया है, काफ़ी टाइम से सुना है, कोई बंजर है, कुछ नहीं हुआ है वहाँ पे, तो अगर यहाँ पे प्लांट लगाएंगे, अगर हम कुछ एरिया में सेलेक्ट करके वहाँ पे प्लांटेशन करते हैं तो क्या होगा, अब एक इंसान तो प्लांटेशन करेगा नहीं, तो क्या होगा, उसको प्लांट करने में यहाँ क्या होगा, काफ़ी लोगों की ज़रूरत होगी। तो ऐसे क्या होगा, प्लांट हमारा फॉरेस्ट भी ग्रो कर रहा है, पर साथ साथ में क्या मिल रहा है, बाकी के आसपास जो लोकल एरियाज़ के लोकल पीपल हैं उनको क्या मिल रहा है, रोज़गार भी मिल रहा है। तो जिससे रोज़गार भी मिलेगा और क्या होगा, इससे हमारी इकोनॉमी भी क्या होगी, इकोनॉमिक कंडीशन भी बढ़ेगी या इम्प्रूव होगी। और टू कंजर्व इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं हम, इस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं, एक इकोसिस्टम जो होता है वो बैलेंस बना सकते हैं, है ना। जो कि ये पॉल्यूशंस है, पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो कम कर सकते हैं, एक हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको एक हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, कम कर सकते हैं। जितना प्लांटेशन करेंगे उतना हमारे लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हमने पढ़ लिए थे कि क्यों हमें आर्टिफिशियल प्लांट रीजनरेशन या आर्टिफिशियल प्लांटेशन की तरफ जाना चाहिए। तो ये सारे जो भी हैं ये आई होप आपको समझ में आए होंगे। और इससे पहले वीडियो में मैंने तो आपको बता ही दिया है कि नेचुरल रीजनरेशन मैंने समझाया है। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैंने देखा है एनालिटिक्स में चैनल के कि उसमें क्या होता है कि सारे बच्चे, कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो देखते हैं और लेके चल जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके।